हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं बैंको एग्जाम प्रेप पर। डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक और इस टॉपिक का नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमारे ग्रामर के सिलेबस का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक दिखता बड़ा ही छोटा सा है, लेकिन इस टॉपिक की जब कॉन्सेप्ट्स जो है वो रिवील होने स्टार्ट होते हैं, हम वहाँ पे चीज़ों को देखते हैं कि भाई साहब बड़े ही कॉम्प्लेक्स है। लेकिन आइए उसको एक इजी ढंग से एक बेटर अप्रोच के साथ में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आई होप, मुझे लगता है कि आप ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत आसानी से समझ जाएंगे। आइए जहाँ तो आर्टिकल्स चैप्टर को हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से मुझे लगता है कि आप सभी को इस चैप्टर की नॉलेज है। मेरा मानना है कि आप में से 100% विद्यार्थी ये वाली बात जानते होंगे कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं आपके ये वाले एक मिनट ए एन और द। मुझे लगता है ये वाली बात आप सभी लोग जानते होंगे कि आर्टिकल्स ये तीन होते हैं, ए एन और द। ये नॉलेज हम में से लगभग 99.99% स्टूडेंट्स को पता होती है कि ए एन द जो है वो हमारे क्या होते हैं, आर्टिकल्स। ठीक है, अगली बात इसके बारे में फिर क्या, अगली बात जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, जो जनरली नहीं पता होती, वो ये है कि ये एक तरह का डिटरमिनर होता है। आर्टिकल्स जो है वो एक तरह के डिटरमिनर्स होते हैं। तो मतलब हुआ कि मान लीजिए डिटरमिनर्स अगर बहुत सारे टाइप के होते हैं, आर्टिकल्स उनमें से एक टाइप है। आगे समझो। अच्छा ठीक, अब अगर इसको समझना है तो जरा एक बार डिटरमिनर को समझ लेते हैं क्या होता है। डिटरमिनर क्या होता है आइए वो समझते हैं। तो डिटरमिनर्स के लिए मैं एक डेफिनेशन जो रखता हूं बच्चों के लिए रिजर्व, वो होती है नाउन के नंबर या अमाउंट को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स। ठीक है, डिटरमिनर्स जो होते हैं वो नाउन के नंबर या अमाउंट को डिस्क्राइब करते हैं बेटा। उनके नंबर या अमाउंट को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स को अपन डिटरमिनर्स कहते हैं। अच्छा, इस बात को जरा थोड़ा सा समझ भी लें यहाँ पे, है ना। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने किसी सेंटेंस के अंदर लिखा, मैंने लिखा 5 कार्स, किसी सेंटेंस का पार्ट है मान लीजिए ना, 5 कार्स। तो ये जज कर पा रहे हैं आप कि ये जो कार्स है, ठीक है, ये जज कर पा रहे हैं आप, ये जो यहाँ पे कार्स दिया हुआ है, ये तो नाउन है, ये तो एक चीज का नाम है। ये जो 5 है ये इसके नंबर को डिस्क्राइब कर रहा है, बताइए हाँ या ना, तो ये डिटरमिनर हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए अगर मैं किसी सेंटेंस के अंदर लिखूं अ कार, क्या कार को का नंबर ये नहीं बता रहा है, क्या बता रहा है, तो ये क्या हो गया, डिटरमिनर। लेकिन ये तो क्या होता है, आर्टिकल। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि डिटरमिनर्स का एक हिस्सा है आर्टिकल्स। तो नंबर या अमाउंट बताने का काम किया, और भी कुछ तरीके होते हैं बताने के, लेकिन मैं उस चीज़ को एक बार के लिए रोकना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा मेन जो फोकस है वो आर्टिकल्स भी बना रहे, हमारा चैप्टर जो है वो आर्टिकल्स है, इसीलिए। अच्छा, इसकी बात अगली चीज़ जो हमें क्या पता होनी चाहिए, चाहे बेटा आर्टिकल्स हो या डिटरमिनर्स, आर्टिकल्स हो या डिटरमिनर्स, ये नाउन को डेडिकेटेड वर्ड्स आर डेडिकेटेड नाउन्स। ठीक है ना, इन वर्ड्स को हम सेंटेंस के अंदर यूज ही किसके लिए करते हैं, नाउन के लिए। इनका परमपिता परमेश्वर होता ही कौन है, नाउन होता है। इनको दुनिया में सेंटेंस से किसी वर्ड से कोई मतलब नहीं होता, इनको सिर्फ मात्र एक वर्ड से मतलब होता है, इनके प्यारे पिताजी नाउन से। बोलो जी, बात समझ में आ गई। आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स नाउन को डेडिकेटेड वर्ड्स होते हैं, डिवोटेड, बिल्कुल पूजा करते हैं ये नाउन की। ये भैया नाउन नहीं है, ये तो चलो मजाक की बात हुई,
लेकिन अगर एकदम सीरियसली आपको बताया जाए तो आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स नाउन को डिफाइन करने के लिए सेंटेंस के अंदर आते हैं और नाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं, बताते हैं कि भाई नाउन क्या है, कितना है, छोटा है, बड़ा है, कैसा है, वगैरह वगैरह टाइप से, मतलब नंबर वाइज या अमाउंट वाइज या क्वांटिटी वाइज। तो जब ये वाली बातें आपको सारी समझ में आ जाती है कि ठीक है, मतलब ले दे के बाद आप ये कह रहे हो सर आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स जो आते हैं सेंटेंस में उनको नाउन के अलावा किसी और से मतलब नहीं होता, वो नाउन के लिए आता है। जी हाँ, और वो भी वो वाला नाउन जो इनके बाद में आता है, दूसरे नाउन से कोई मतलब नहीं है इनको, तो इनके बाद आ रहा है बस ये लॉयल, मतलब सबसे लॉयल शब्द है ये। अच्छे से पूरी बात बढ़िया से समझ में आ गई। अच्छा, ये जो नाउन्स होते हैं, ये जो नाउन्स हैं ये कितने तरह के होते हैं? नाउन आपने देखा होगा, एक तो होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल होते हैं। काउंटेबल फर्दर आपके दो टाइप के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ये बातें पहले से पता होती है बच्चों को, जनरली नहीं पता तो मैंने बता दी। नाउन दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल कौन से होते हैं? यही सारे जिनको अपन काउंट कर सकते हैं, पेन है, बैग है, बोतल है, मैन है, ह्यूमन है, बोर्ड है, कैमरा है, स्टूडेंट है, लेटर है, पेन है, मार्कशीट है, एसी है, तो इस तरह का वर्ड आप ले लीजिए जो काउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल कौन से होते हैं? जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, एयर है, सैंड है, मिट्टी जिसको कहते हैं अपन, शुगर है, जितनी भी ग्रेनी चीजें हैं वो सारी, है ना। उसके अलावा सारे लिक्विड्स यानी कि वाटर है, राइट, जूस है, ऑयल है, लिक्विड है, कोई भी लिक्विड जो होता है, सॉरी लिक्विड वर्ड नहीं होगा, लेकिन कोई भी लिक्विड का जो एग्जांपल है ना, राइट। फॉर एग्जांपल अपन ने कहा ब्लड है, ये सारे जो होते हैं ये क्या होते हैं आपके अनकाउंटेबल। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी, काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होते हैं। काउंटेबल अनकाउंटेबल जब आपको क्लियर हो जाते हैं कि काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल क्या, तो काउंटेबल फिर दो तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। अगर एक बोतल है तो सिंगुलर, अगर बोटल्स हैं तो प्लूरल। ठीक, अच्छा अब आते आगे। यानी हम कह सकते हैं कि मोटे तौर पे नाउन जो है वो तीन तरह के होते हैं, सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल। मैंने सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल को यहाँ पे देखिए SCN, PCN और UCN करके लिखा है। मुझे लगता है कि ये आपको दिख रहा होगा बड़ा अच्छे से, साफ साफ एकदम, थोड़ा सा अलग कलर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल। और आर्टिकल्स के सीरीज में मैंने लिखा है AN और द वाली जगह पे AN वाली द को, यहाँ 0 और लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है थोड़ी देर में बातचीत। मैं यहाँ पे ये जो टेबल बनाई है मैंने इसलिए बनाई है ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि एक नाउन के साथ आर्टिकल्स का जो आना है, कौन सा आना पॉसिबल है, कौन सा नहीं आना पॉसिबल है, वो कौन सा होगा। सिंगुलर के लिए बेटा ए का आना जो है वो पॉसिबल, सिंगुलर के लिए ए का जो आना है वो पॉसिबल, एन का जो आना है वो भी पॉसिबल है, द का जो आना है वो भी पॉसिबल। तो सिंगुलर के लिए ए, एन और द तीनों आ सकते। प्लूरल के लिए बेटा ए और एन नहीं आ सकता, क्योंकि बड़ी नॉर्मल सी बात है कि ए और एन का अर्थ तो एक होता है, ए और एन का अर्थ तो एक होता है। अब इन दोनों का अर्थ अगर एक है तो प्लूरल चीज से पहले एक कैसे आएगा यार, कोई सेंस है? अनकाउंटेबल को लेके थोड़ा डाउट रहता है बच्चों को कि भाई हम अनकाउंटेबल के पहले ए और एन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अनकाउंटेबल से पहले ए और एन नहीं आता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है, जनरली बच्चों को पता ही नहीं होता है, उनको लगता है लग जाता है, ठीक है, नहीं लगता दोस्त, याद करेंगे इस बात को। द की बात करूं प्लूरल और अनकाउंटेबल के साथ, तो बिल्कुल मोस्ट वेल। आइए जी, बताओ यहाँ तक की बातें समझ में आई है। इसके आगे आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, बार बार आपका ध्यान जा ही रहा होगा कि मैं यहाँ पे ना 0 और यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ये क्या होता है, 0 यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? बच्चों मेरा मानना है कि अगर आपको आर्टिकल्स को ढंग से सीखना है और बहुत ही प्रॉपरली एकदम बिल्कुल पूरी एकदम समझ ले लेनी है इस टॉपिक की आपको, कि आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के अंदर कभी डाउट ही ना हो कि आर्टिकल का क्वेश्चन कब आता है, जब आता है तो उसका क्या आंसर देना है क्या नहीं देना है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आर्टिकल्स में 0 आर्टिकल का जो यूसेज है, जब 0 आर्टिकल को जब हम यूज करते हैं तो वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि हमको वो आर्टिकल्स की गजब की क्लैरिटी दे देता है। एट द सेम टाइम एक बात ये भी है आर्टिकल के इस वाले हिस्से के बारे में कि
आर्टिकल के कुछ क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ऐसे आते हैं जो इतने अटपटे होते हैं कि बच्चों को पता ही नहीं चलता। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, आप जैसे बच्चे, मुझे पता है आप भी यही वाली बात सोचते हैं, पढ़ने के हिसाब से देख लेते हैं कि ए बोलने में अच्छा लग रहा है, एन बोलने में अच्छा लग रहा है, कि द बोलने में अच्छा लग रहा है, और उस अकॉर्डिंग आप निकल पड़ते हैं। थोड़े बहुत आपको रूल्स याद होते हैं, कुछ बच्चों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होता है, तो सारे नहीं याद होते हैं, और वहाँ हो जाती है दिक्कत। तो ऐसे चैप्टर जिनके अंदर मैं देखता हूँ बच्चों को बहुत दिक्कत आती है लास्ट में स्कोर को बढ़ाने में, वो है आर्टिकल्स और प्रीपोजिशन। कारण इनकरेक्ट अप्रोच। फिर से कहूँगा, इसलिए अप्रोच सही से सीखेगा। जो बातें मैंने की हैं रेलेवेंट हैं, वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो एक बार उनको रिवाइज कर सकते हैं ताकि आगे की बातें अच्छे से समझ में आए। चलो, तो जीरो का मतलब क्या होता है, मैं चाहता हूँ आप मेरे को बोलिए कि जीरो आर्टिकल का मतलब क्या होता है। तो आइए, आर्टिकल में एक है ए, एन, द, और एक है क्या, जीरो आर्टिकल। तो नाम से जैसा आपको पता चल ही रहा होगा, इस जीरो आर्टिकल का मतलब एक्चुअली में होता है नो आर्टिकल पब्लिक डिटरमिनर। इस बात का क्या मतलब है, देखो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए, हम सेंटेंसेस के अंदर कई बार नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए अलग अलग तरह के शब्दों का यूज करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने किसी सेंटेंस के अंदर लिखा चेयर्स, ठीक है ना, और चेयर भी लिख दी, फाइन। तो चेयर्स से पहले आप द लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। चेयर से पहले आप ए लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। ये तो आर्टिकल की बात हुई। चेयर्स से पहले क्या आप सम नहीं लिख सकते? क्या द ने अकेले ने ठेका लेकर ले रखा है कि प्लूरल के लिए आएगा तो सिर्फ द ही आएगा? ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब सम भी आ सकता है, और ये जो सम है बच्चों, ये डिटरमिनर होता है। जो सम है ये क्या है, ये एक प्रकार का डिटरमिनर है। तो एक नाउन से पहले आने वाले जो वर्ड्स हैं, जो उनको डिवोटेड होते हैं, जो नाउन को डिवोटेड होता है, जिनका भगवान जो है वो नाउन है, उनमें आर्टिकल भी हैं और डिटरमिनर्स भी हैं। या कभी आप इस तरह का सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे, एनी चेयर। जैसे आपने बोला यू मे गिव मी एनी चेयर। मान लीजिए आपने एक सेंटेंस बोला यू मे गिव मी एनी चेयर, तो क्या वो गलत है? नहीं। क्या एनी डिटरमिनर, सॉरी, क्या एनी जो है वो आर्टिकल है? नहीं। तो चेयर नाम के नाउन से पहले सिंगुलर प्लूरल जो उसके वर्जन्स लिखे हैं, से पहले हम आर्टिकल भी लगा सकते हैं, डिटरमिनर भी लगा सकते हैं। लेकिन बेटा जो बात मैंने यहाँ लिखी है ना, ऐसे इसी सेंटेंस के अंदर चेयर्स से पहले ना तो कोई आर्टिकल यूज करना, ना कोई डिटरमिनर यूज करना, इस बात का अर्थ होता है, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे नो आर्टिकल लगाओ। बोलो, बात समझ में क्या लगा है जी? नो आर्टिकल। अच्छा, नो आर्टिकल का मतलब फिर यहाँ पे सर मतलब ये जीरो आर्टिकल हो गया? जी हाँ। जब आप किसी सेंटेंस के अंदर, जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई बॉट चेयर्स, सीधे लिख दिया बस, आई बॉट चेयर्स, और खत्म। मैंने कुर्सियाँ खरीदी, कोई डिटेल नहीं देना मैं कौन सी कुर्सियाँ, तुम जानते हो नहीं जानते हो, किसी और को पता है कि नहीं पता है, नई वाली है पुरानी वाली हैं, कोई डिटेल नहीं दे रहा। मैंने ऐसे बोला कुर्सियाँ खरीदी मैंने। किसी ने मेरे से पूछा क्या खरीदा तुमने? मैं कुर्सियाँ खरीदी, ये बोल के मैं आ गया। कोई डिटेल नहीं देना चाहता हूँ और बिल्कुल ही जनरल वे में बोलना चाहता हूँ कुर्सियाँ खरीदी। तो वहाँ पे बेटा मेरा जो सेंटेंस होगा वो होगा आई बॉट चेयर्स। और मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें मेरे बच्चे, कि इस सेंटेंस के अंदर मैंने चेयर्स से पहले जो आर्टिकल यूज किया है वो जीरो आर्टिकल है। बोलो, मेरी बात आपको समझ में आ गई? होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी कि जीरो आर्टिकल क्या होता है। ये वाली बात तो समझ में आई है, जीरो आर्टिकल क्या होता है ये भी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो आगे की बात है। अब बात करते हैं कि ठीक है जी, जीरो आर्टिकल क्या होता है वो तो समझ में आ गया। अब कौन से वाले नाउन के साथ में आ सकता है वो और जरा देख लेते हैं। तो सिंगुलर के साथ में जो जीरो आर्टिकल है वो नहीं आ सकता, प्लूरल के साथ में आ सकता है, अनकाउंटेबल के साथ में आ सकता है। आई होप जीरो आर्टिकल को लेके जो बातचीत है वो आपको समझ में आई हो पक्का। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको पूरे हिस्से को अच्छे से वापस से रिवाइज करें, और एक बार पढ़ लेने के बाद में चाहे तो वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से देखें। देखिए, समझते समय, चैप्टर को समझते समय टाइम इन्वेस्ट कीजिए, बिल्कुल टाइम को ऐसे वेस्ट मत कीजिए, या टाइम को निकालिए मत। अगर आपको एक वीडियो को 2 या 3 बार देखना पड़े तो उसको अच्छे से देखें। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास में कि आपके पास में ये जो कंटेंट है, ये जो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, आपका टीचर, एक वीडियो फॉर्मेट में है। और एक वीडियो फॉर्मेट में जो सबसे बड़ा एडवांटेज आपके पास होता है वो ये होता है कि आप वीडियो को रोक के वापस से पीछे की बात देख सकते हैं, जो कि ऑफलाइन क्लासेस में आपको नहीं मिलता है
है ना, वहाँ अपन को बोलना पड़ जाता है सर एक बार रिपीट कर दो। तो यहाँ मैं रिपीट तो ऑफकोर्स नहीं करूँगा, लेकिन आपको अगर कहीं भी मुझे ऐसा लगेगा कि आपको रिपीट करके देखना चाहिए, मैं बताता जरूर जाऊँगा साथ में। तो रिपीट करके जरूर देखिएगा। और अगर सब बातें समझ में आई हैं तो आइए अपन आगे बढ़ते हैं। जरा जब ये सारी बातें हो गई हैं, मैंने आपको बता दिया ठीक है जी, नाउन ये होते हैं, आर्टिकल्स जो है उनको डेडिकेटेड वर्ड्स होते हैं, वो सेंटेंस में आते ही सिर्फ इसलिए है कि नाउन को क्या कर सकें, डिस्क्राइब कर सकें। अब कौन कौन से नाउन के साथ कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, जब ये भी बात हो गई है तो अब यहाँ जो मैंने अपन ने टेबल में एक तरीके से बनाया है, ड्रॉ किया है, उसको जरा लैंग्वेज में लेके आते हैं एक एक करके। सबसे पहले एक PCN से पहले ए और एन नहीं आ सकता, लिखा है रूल क्या, एक PCN का मतलब यहाँ पे क्या बच्चों, एक प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है ना। एक प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले क्या नहीं आ सकता जी, एक प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले ए और एन नहीं आ सकता। ये बात तो यहाँ भी लिखी थी, नहीं तो लिखा था। हाँ तो मैं आपको पढ़ा भी वही रहा हूँ, मैंने कहा ना लिखित रूप में लिख रहे हैं। अब अगला देखो, एक UCN से पहले ए और एन नहीं आ सकता, ठीक है जी, UCN से पहले ए और एन नहीं आ सकता। उसके बाद आप क्या देख रहे हो, एक SCN से पहले कोई ना कोई आर्टिकल या डिटरमिनर आना जरूरी है। इस बात को ध्यान से देखो आप, UCN वाली बात तो पीछे लिखी थी, ये जो बात थी उसको याद करके आए हो अगर आप। देखो PCN से पहले एन नहीं आएगा, UCN से पहले एन नहीं आएगा। और एक बात क्या लिखी हुई है क्रॉस के लिए, कि एक SCN से पहले कोई ना कोई आर्टिकल या डिटरमिनर आना जरूरी है। जीरो का ना आना, यही तो बात है ना। आप आराम से समय लेके पढ़ो इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अगर आप इस बात को समझ गए तो फिर आर्टिकल में काफी हद तक आगे की चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। एक SCN से पहले कोई ना कोई आर्टिकल या डिटरमिनर आना जरूरी है। एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले कोई ना कोई आर्टिकल या डिटरमिनर आना जरूरी है। इसका मतलब यही तो है कि जीरो नहीं आ सकता, खाली जगह नहीं आ सकती। किससे पहले, सिंगुलर से पहले, बाकियों का नहीं लिखा है। प्लूरल से पहले आता है, कोई रोक के बता दे। अनकाउंटेबल से पहले भी आता है, कोई रोक के बता दे। अब आप बताइए, क्या इस टेबल के क्रॉस की मैं सबकी बात कर चुका हूँ, यस और नो। अब इनके जो रूल्स के क्वेश्चंस वगैरह हैं वो और जरा देख लेते हैं अच्छे से, फिर हम आगे की बात करने के लिए वापस से इस टेबल पे आएंगे। ये टेबल आपके चैप्टर का ना, ये जो टेबल है आपके चैप्टर का बेटा 40% हिस्सा यहीं कवर हो जाएगा अगर ध्यान से देखोगे तो आप। लो जी, पहला रूल, एक PCN से पहले ए और एन नहीं आ सकता। तो देखो इसका क्वेश्चन किस तरह का आता है, इस तरह का, आई सॉ अ स्टूडेंट्स चिल्ड्रन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आई सॉ अ स्टूडेंट्स चिल्ड्रन। अब एक बात बताओ, यहाँ पे एक तो ये चिल्ड्रन की कोई जरूरत ही नहीं है। मान ली इतना सा क्वेश्चन है, आई सॉ अ स्टूडेंट, ये सही हो सकता है क्या, कोई सेंस ही नहीं है। अरे आप यहाँ स्टूडेंट्स दिख रहे हो, यानी आपने एक प्लूरल नाउन को यूज किया है। फॉर प्लूरल नाउन यू मे नॉट यूज, आपको बिल्कुल ए का यूज नहीं करना चाहिए। बताइए बात समझ में आ गई क्या। चलिए अगला देखो, आई सॉ अ कैटल ऑन द रोड। अब देखो ये वाला सही लग रहा है कि हमने एक कैटल को देखा रोड पे, लेकिन ना एक बात आप अगर ना जानते हो तो मैं आपको बता दूं, कैटल दिखने में भले ही ना लगे लेकिन एक प्लूरल वर्ड होता है, और एक प्लूरल वर्ड से पहले अपन को ए और एन नहीं लगाना है। कई बार मैं जब इस तरह के क्वेश्चंस अपनी ऑफलाइन क्लासेस में कराता हूँ तो बच्चों को जब मैं ऐसा क्वेश्चन देता हूँ, एक बार इस चिल्ड्रन को बेटा इग्नोर कर देना, इस तरह का जब क्वेश्चन मैं जब देता हूँ आई सॉ स्टूडेंट्स, तो बच्चे मजाक उड़ाते हैं कि सर क्या इतना इजी को करा दिए, तो मतलब देखते ही बता देते हम। ये तो बहुत बेसिक सी बात है कि आई सॉ स्टूडेंट्स में ए थोड़ी आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स तो प्लूरल है। कई बार बच्चे ये भी कहते हैं कि आप एक काम करो, एक और रहने दो, स्टूडेंट्स का स्टूडेंट बना दो, वो भी सही है, बात बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है इसके अंदर। लेकिन उनको मैं यही बताना चाहता हूँ कि बच्चे जब ये सेंटेंसेस इस तरह के आते हैं ना तब तो आप कर लोगे, लेकिन जब सेंटेंसेस थोड़े से चेंज होके आते हैं, इसी तरह की चीज़ों के अंदर बच्चों को मैंने फंसते हुए भी देखा है, और जब वो फंसते हैं तो फिर फंसते ही जाते हैं, और वहाँ पे उनको आंसर जो है वो जवाब जो है वो नहीं। एक कॉन्सेप्ट की तरह जब इसे पढ़ा जाता है ना तो वहाँ पे फिर आपके डाउट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, और आने दो फिर देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। हर बार सही करना ही हमारा ऑप्शन है सिलेक्शन के लिए। अब जैसे ये आया, अगर पढ़ने के हिसाब से आप चलते हैं तो आप एक बार इसको पढ़ के देखो, आपको सच में सही लगेगा। ओनली इन वन केस, जहाँ आपको ये बात पता है और याद है कैटल प्लूरल वर्ड होता है, आप उसको पढ़ने के हिसाब से जज नहीं करोगे, आप बोलोगे प्लूरल है तो भाई ये कैसे लगा दिया। हमारे को ये बात पढ़ी नहीं है क्या हमने कि प्लूरल से पहले ए और एन नहीं आता है। इसीलिए इस तरह के वर्ड्स जो होते तो प्लूरल हैं लेकिन दिखते प्लूरल की तरह नहीं है, हमें पता होनी चाहिए।
ऐसे कुछ वर्ड्स देखिए मैं आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा इन्फेंट्री, पेंट्री, क्लर्जी, ठीक है, इसके अलावा पुलिस और इस तरह के कुछ और वर्ड्स भी होते हैं। मैं सारे तो ऑफकोर्स यहाँ नहीं लिखूंगा क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है मैं नाउन चैप्टर में आपके लिए कवर करूंगा और एक साथ में आपको सारे लिखे हुए मिलेंगे नाउन, जिनके बारे में मैं कहूँगा कि देखो ये वाले जो नाउन्स हैं ये दिखते हैं ऐसे कि ये सिंगुलर हैं लेकिन होते क्या हैं ये। अब जैसे अगर ऐसा कोई वर्ड आ गया जिसका आपको आइडिया ही नहीं है, वो कभी लिखा आ गया वर्मिन, पता ही नहीं क्या होता ये। अब वर्मिन अगर पता ही नहीं है क्या होता है तो ये तो बहुत दूर की बात हो जाएगी आपको ये पता हो कि ये प्लूरल वर्ड है, होगी दिक्कत। नाउ अगर ये नहीं पता होगा कि वर्मिन वर्ड का मीनिंग क्या है फिर तो बहुत दूर की बात है कि आपको पता होगा कि इसके साथ में ये प्लूरल है और फिर इसके साथ में ए और एन आर्टिकल नहीं आएगा। अब सेंटेंस को लिखा हुआ देखोगे अवर्मिन लिखा हुआ तो आपको गलत नहीं लगेगा बेटा, इसीलिए समझना होगा कि ये रूल इतना सिंपल भी नहीं है जितना अपन इसको समझ रहे थे। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो एक्चुअली में इस रूल को बहुत मुश्किल बना सकते हैं। आई होप ये मेरी बात आपको समझ में आई हो, ठीक है। और इस तरह के जो वर्ड्स हैं सारे के सारे आपको बता दूंगा, इनका मीनिंग बता देते हैं। देखो वर्मिन का मतलब जैसे कैटल होता है ना, वो होते हैं मवेशी जिनको हम पालते हैं, ऐसे जीव जंतु जिनको हम पालते हैं, जैसे बकरी हो गई और गाय भैंस वगैरह हो गए, ठीक है ना, इनको कैटल कहा जाता है। वर्मिन वो होते हैं जो इन पर अटैक करते हैं, फॉक्स वगैरह हो गए वो सब। और वर्मिन का वैसे मीनिंग कीड़े मकोड़े भी होता है। इन्फेंट्री का मतलब मीनिंग होता है जो पैदल सेना जो होती है आगे आगे चलती है। जेंट्री का मतलब जेंटलमैन लोगों यानी किसी जगह के जो लोकल जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं अपन। क्लर्जी जो है वो चर्च का स्टाफ होता है पूरा का पूरा। और वर्ड मीनिंग वगैरह अपन किसी और क्लास के अंदर देख लेंगे। मेन चीज़ है कि इन वर्ड्स के बारे में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इनके एंड में बिना एस और एस लगाए, देख लो किसी में भी नहीं है, बिना एस और एस लगाए आपको ये बात याद रखनी है दैट दीज आर प्लूरल वर्ड्स। और ये प्लूरल होने के कारण यहाँ पे इनके साथ में ए और एन नहीं आएगा। वो लोग समझ में आ गया क्या? सुन ली मैंने आपकी आवाज, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, देखो इस तरह का क्वेश्चन इस जब आता है एग्जाम के अंदर तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। कैसे देखना, some performers gave a very nice performance। चलो जैसे ये सिंपल सा मैंने जल्दी जल्दी बना दिया सेंटेंस आपके लिए, आपके हिसाब से इसमें कोई गलती है क्या? अब बड़े सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है, पढ़ते के हिसाब से जब आप ये जो तरीका था ना पढ़ने के हिसाब से जज करते हैं कि सही है कि गलत है, वो कैसे धरा सही होता है। देखो पढ़ के देखो, एट द इवेंट फॉर अ डिफरेंटली एबल्ड एथलीट्स सम परफॉर्मर्स गेव अ वेरी नाइस परफॉर्मेंस। नहीं लग रहा है, लेकिन जब कील की निगाह होती है ना, ये पता होता है कि एथलीट्स तो प्लूरल नाउन है और उसी के लिए आया है ये यहाँ पे आर्टिकल, वो आर्टिकल इसके लिए ए नहीं आ सकता, तब आपका जवाब जो है वो सही होता है। सर आर्टिकल तो मतलब नाउन के पहले नहीं आते तो हैं बेटा, लेकिन बीच बीच में कभी कभी और डिस्क्रिप्शन वाले वर्ड भी आ जाते हैं, इसलिए जब ये दूरी आ जाती है ना इनके बीच में, तो कई बार क्या होता है ये एक दूसरे को धोखा देने लग जाते हैं। नहीं धोखा देते नहीं, मतलब क्वेश्चन में धोखा देते हुए नजर आते हैं, लेकिन फिर अपन को इनकी जो है लव स्टोरी वापस से सेटल करनी होगी। अच्छा लग रहा है अब इस तरीके से पढ़ना। अगला देखते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट आप जो देख रहे हो लिखा हुआ, लिखा हुआ है एक यूसीएन से पहले ए और एन नहीं आ सकता। ठीक है भाई, यूसीएन से पहले ए और एन नहीं आ सकता है, बात ही खत्म है। ही गेव मी अ गुड न्यूज लास्ट नाइट। देखो अब यूसीएन से पहले नहीं आएगा, यूसीएन अगर हमको पता हो, अनकाउंटेबल पता हो कौन सा है, तो बात बन जाती है। न्यूज एक बड़ा ही अल्टीमेट वर्ड है जी, ये दिखता प्लूरल की तरह है, यूज सिंगुलर की तरह किया जाता है,
होता बेचारा अनकाउंटेबल है, और क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल होता है, आप इससे पहले यहाँ पे ए नहीं लिख पाए। बहुत ही अटपटी बात है, लेकिन इसे ऐसे ही पढ़ के समझना होगा, भले ही कितनी भी अटपटी लगे आपको। याद रखिएगा, न्यूज़ एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। पीछे भी जब हमने क्वेश्चंस किए थे तो वहाँ पे भी एग्जाम्पल्स ऐसे आ गए थे जो हमें पता नहीं थे। यहाँ पे भी एग्जाम्पल ऐसा आ गया है जो हमें पता नहीं है। तो कई बार मैं ये मानता हूँ कि क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इतना मुश्किल नहीं होता, उसके एग्जाम्पल्स कभी कभी जो है वो थोड़े से मुश्किल होते हैं। हमें याद होने चाहिए या फिर हमें पता होने चाहिए। पर टेंशन मत लीजिए बेटा, आपकी हर चीज़ को कवर करते हैं हम इस कोर्स के अंदर, कुछ भी इसमें छोड़ेंगे नहीं। कॉन्सेप्ट अगर ईजी होगा और उसके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस मुश्किल होंगे तो वो भी आपको बताएंगे, और अगर कॉन्सेप्ट मुश्किल होगा तो उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देके भी आपको उसे समझाते। कभी भी ये चीज़ ऐसा नहीं रखेंगे, कोई भी ऐसी चीज़ आपके लिए कॉम्प्लेक्स नहीं छोड़ने वाले, करेंगे तो सब कुछ पूरा बताएंगे आपको। जैसे ये बात समझ में आ जाती है कि न्यूज़ एक अनकाउंटेबल है, के साथ ए नहीं लगाना है। फिर कुछ हद तक बच्चों को ये लगता है कि सर अरे सर ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई कि अ गुड न्यूज़ अ बैड न्यूज़, ये तो हमने सुना है कई बार, हमने ऐसे मूवीज़ वगैरह के अंदर देखा भी है ये वाला। कभी कोई जो है कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर मैं या कोई ऐसा बोलता करेक्टर कि मेरे पास में एक गुड न्यूज़ है और मेरे पास में एक बैड न्यूज़ है, बताओ पहले कौन सी सुनो। तो जो बैड न्यूज़ आपको सुनने को मिल रही है वो ये है कि न्यूज़ चाहे गुड हो चाहे बैड हो, आप उससे पहले एक या ए या एन नहीं बोल सकते, गलत है, याद रखिए। आप डिक्शनरी को चेक कीजिए सबसे, भाई मेरे पे विश्वास क्यों करोगे आप, डिक्शनरी को चेक करो, आराम से खोल के देखो, न्यूज़ को ढूंढो, आपको मिलेगा न्यूज़ एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। और आप थोड़ा ध्यान से एक अच्छी डिक्शनरी को देखोगे तो उसके अंदर आपको सेंटेंस भी मिलेगा, उस सेंटेंस के अंदर गुड न्यूज़ लिखा होगा और उससे पहले ए नहीं लगा होगा। ये मेरे शब्द है, चेक कर सकते, ठीक है। तो कई बार एक ऐसी बात जो बहुत अच्छे से दिमाग में बैठी हुई है वो मिसप्लेस करना आपके दिमाग में से बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ मैं और कुछ कह नहीं सकता, आप डिक्शनरी में चेक कर सकते हैं। न्यूज़ के साथ में न्यूज़ जो है वो एक अनकाउंटेबल, हेंस आर्टिकल ए यूज। चलिए, ऐसे ही सीनरी के बारे में अगर आप ये बात जानते हो कि सीनरी किस प्रकार का नाउन है तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या आर्टिकल हो जाएगा, बस और क्या। सीनरी अनकाउंटेबल नाउन होता है, सीनरी भी अनकाउंटेबल। अब अगर फिर से आपको लगता है कि नहीं यार सर सीनरी तो मतलब वो होती है ना, उसको काउंट तो कर सकते हैं, एक सीनरी, दो सीनरी, तीन सीनरी, तो आपको बताना चाहता हूँ सीनरी उसके अंदर के व्यू को बोलते हैं। वो जो आप लेके आते हो, जो दीवार पे टांगते हो, उसको जिसको आप काउंट करते हो बेटा, वो तो पोर्ट्रेट कहलाता है। और पोर्ट्रेट वर्ड के पहले आप ए लगाओ, आपको कोई नहीं रोक रहा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पोर्ट्रेट कहो, फ्रेम कहो, या कुछ और दूसरा नाम दे लो आप, लेकिन उसके साथ आर्टिकल लगा सकते हो। सीनरी उसके अंदर के व्यू को बोलते हैं और उसके लिए अपन को बिल्कुल भी आर्टिकल नहीं लगाना है, जबकि व्यू वर्ड के लिए आर्टिकल आ जाता है। फिर से कहूँगा सेम बात डिक्शनरी। देखिए, कुछ बातें आपको समझनी होंगी कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है, ठीक है ना, वो हम लोगों ने नहीं बनाई है। हिंदी जो लैंग्वेज है वो हम लोगों ने बनाई है। ये दोनों ही जो लैंग्वेज है वो अलग अलग कल्चर के लोगों ने बनाई है। यूरोप के जो कल्चर के लोग थे या इंग्लैंड के लोग जो थे वहाँ उन्होंने बनाई है, और इंडिया के लोगों ने बनाई है। कुछ चीज़ें जो हैं इन दोनों के अंदर मैच कर जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो कल्चर के डिफरेंस के चलते मैच नहीं होती हैं। और कल्चर के डिफरेंस के चलते जब दो चीज़ें मैच नहीं होती हैं ना, वहाँ पे बेटा इस वाले टाइप के लोगों को इस वाली टाइप की लैंग्वेज को सीखने के लिए लॉजिक कभी कभी नहीं भी मिलता है। और जब लॉजिक ना मिले ना बेटा, तो लॉजिक को बहुत ज़्यादा डीप जाके समझने और उसमें घुसने की बजाय आपको ये मानना चाहिए कि चलो ठीक है, हमारे सर इस पर मेहनत करके आए हैं, तो मान लेते हैं वाली बात। क्योंकि ये मैं आपको मेक श्योर करता हूँ कि अगर इस तरह के किसी क्वेश्चन में या इन बातों से आपका अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो वो मेरी जिम्मेदारी है, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कुछ चीज़ों को आपको याद करना होगा अंग्रेजी में, और वन ऑफ दोज थिंग्स इज दिस, ये एग्जाम्पल्स। फिर से मैं कहूँगा ऐसे कोई एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे कल्चर में, हमारी भाषा हिंदी के अंदर काउंटेबल माने जाते हैं, लेकिन अंग्रेजी में अनकाउंटेबल मानते हैं। एक क्वेश्चन आया था अभी एग्जाम के अंदर, ही गेव मी अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, गलत, ये नहीं आएगा। ही गेव मी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बोल लो आप, कुछ गलत नहीं है उसके अंदर, लेकिन आप
ए वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं बोल सकते। अच्छा, ऐसे ही एक वर्ड होता है फर्नीचर, एक वर्ड होता है फर्नीचर। ये वैसे कम ही साउंड करेगा ऐसा आपको कि भाई ये सिंगुलर नहीं है और ये सॉरी अनकाउंटेबल है, बट ये ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगेगी इसमें, तो आप मान लेते हो कि हाँ ठीक है अनकाउंटेबल होता है फर्नीचर। बट ध्यान से सुन के समझिएगा इस बात को कि फर्नीचर जो वर्ड है अनकाउंटेबल होता है, इसलिए उससे पहले ए नहीं लगाएंगे आप। अच्छे से सीखा आपने। चलो, आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। रूल्स बड़े ही सिंपल से देखने में थे, लेकिन बातें जो हमने की है वो एडवांस लेवल की है, ये आप मानेंगे मेरी बात सच है। आओ जरा फिर आओ और देखते हैं और क्या क्या हमारे पास पढ़ने को। अगला हिस्सा जो आप देख रहे हैं जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें लिखा है एक SCN से पहले कोई ना कोई आर्टिकल या डिटरमिनर आना। एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले कोई ना कोई आर्टिकल या डिटरमिनर आना, यही हम बोलना चाहते हैं। ठीक है, लिखा है आई लाइक्ड ऑरेंज। ठीक है भाई, आई लाइक्ड। यहाँ पे कुछ गलती कुछ दिक्कत सर, ऑरेंज जो है वो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, बिल्कुल होता है। क्या उससे पहले कोई ना कोई आर्टिकल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और यही इस क्वेश्चन का जवाब कि यहाँ पे ए आना। लेकिन ऑरेंज से पहले तो ए अच्छा नहीं लग रहा है सर, एन बोलने में अच्छा लग रहा है, तो सही कह रहे हो, एन ही आएगा। सर क्या हम यहाँ पे कोई और आर्टिकल लगा सकते हैं क्या, जैसे द लगा दें हम यहाँ पे? द आंसर इज बिल्कुल हाँ, आप लगा सकते हैं। तो मतलब ले दे के बात ये हुई है कि यहाँ पे कोई ना कोई आर्टिकल आएगा, चाहे एन आए चाहे द आए। रीजन क्या है? ये साहब जो है वो एक सिंगल, पर यही बात ऊपर लिखी हुई है, इससे पहले कोई ना कोई आर्टिकल या डिटरमिनर आना जरूरी है। सर तो फिर तो कोई डिटरमिनर भी आ सकता हो? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है जी, कुछ गलत नहीं है। एक आप अगर यहाँ चाहें तो कोई डिटरमिनर लगा सकते हैं, अकॉर्डिंगली जो भी आप सूटेबल हो, जिस भी तरह का मीनिंग आप देना चाहते हो। लेकिन डिटरमिनर जैसे भी आपने पढ़ा नहीं है, आपने देखे नहीं है कौन कौन से होते हैं, जब देख लोगे तो जज करके अकॉर्डिंगली लगा भी दोगे। लेकिन मेरा सवाल ये था गलत है क्या, मेरा सवाल क्या था कि ये गलत है क्या, आपने बता दिया हाँ, नंबर मिल गया। बोलो, अच्छे से समझ में आई ये बात, बढ़िया से एकदम। ये जब क्लियर हो जाती है बात, अगला देखो लिखा है क्या, विनीत सॉ मैन। क्या लिखा है? विनीत सॉ मैन आउटसाइड। इसके अंदर ध्यान से देखिए, कोई गलती लग रही है क्या आपको? आपको मैन दिख रहा है? मैन एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, उससे पहले कोई आर्टिकल और डिटरमिनर दोनों का यूज नहीं किया, यानी कि जीरो आर्टिकल आ गया, मतलब गलत है साहब। ए लगेगा यहाँ पे, क्या लगेगा? ए लगेगा सी। विनीत सॉ अ मैन आउटसाइड। हाँ सर, पढ़ने में भी अभी अच्छा लग रहा है, पहले तो बहुत बुरा लग रहा था। मेरे भाई ये पढ़ने वाली बात छोड़ दो, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। ये पढ़ने वाली चीजें, ये पढ़ने में सही लग रहा है, पढ़ने में गलत लग रहा है, इस अप्रोच को छोड़ना पड़ेगा आपको अगर अंग्रेजी सही से सीखनी है तो, अगर इसके अंदर नंबर अच्छे से लाने हैं तो। बोलिए जी, ये क्लियर? चलो बहुत अच्छे। ये बात जब आपको समझ में आ जाती है तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। ये जब क्लियर हो गया तो एक बार वापस से टेबल पर आते हैं। टेबल आ जाए, टेबल देखी थी ना पीछे आपने, उसी की बात करेंगे। ये देखो जरा, अब ध्यान से देखो, इस टेबल में जितने भी आपको क्रॉस दिख रहे हैं उसकी बात अपन कर चुके हैं। हमने इस क्रॉस की बात कर ली है, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी और इसकी भी। अब बारी आती है टिक्स की। तो जो टिक लगे हुए हैं उनकी बात अपन करने जा रहे हैं, और उनमें जो सबसे पहले अपन बात करेंगे वो करेंगे इनकी, कि हम सिंगुलर के लिए ए भी यूज कर सकते हैं, एन भी यूज कर सकते हैं, कब कौन सा, ये हम देखेंगे। अब सिंगुलर के लिए ए और एन अगर हम यूज कर सकते हैं तो वो कब कौन सा देखने के लिए, ये लो जी, ये आपके लिए आ गए हैं कुछ सवाल। ये लो, ये सवाल हाजिर आपके साथ, ठीक है ना, ए वर्सेस एन। अब सीधे सीधे सवाल रख दिए मैंने आपके सामने, और मेरा मानना ये है कि आप में से ज्यादातर बच्चों को पता है कब ए लगाना होता है, कब एन लगाना होता है। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए आओ जरा स्टार्ट करते हैं। बताइए, कैमल से पहले क्या लगाऊं, ए या एन? ए, बिल्कुल सही। एलिफेंट से पहले क्या लगाऊं बताओ, ए या एन? एन आएगा, बढ़िया।
बॉय से पहले क्या लगाऊं? बॉय को बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो कहाँ गया, रुको, ये दोनों देखेंगे पहले। अब इनमें, इसमें आपने एन बोला होगा और इसमें आपने ए बोला होगा, सच बात है कि नहीं है? लेकिन एक बात दिमाग में आती है कि इन वर्ड्स के अंदर तो ये है और इसमें भी नाउन ये है। अम्ब्रेला के लिए तो एन आता और टास्क के लिए ए आता। उल्टे क्यों आ गए? क्योंकि हमने देखा ठीक बाद वाले वर्ड को। तो एक बात याद रखिएगा, ए और एन का जो डिसीजन है वो ठीक बाद वाले वर्ड को देख के लिया जाता है, ना कि हम मेन नाउन को ही देख के हर बार ये काम करते हैं। अगर नाउन ठीक बाद में लिखा हुआ है तो अकॉर्डिंग। यहाँ वही वोवल और कॉन्सोनेंट वाला कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है आप में से सभी बच्चों को पहले से आता है, फिर तो बात ही क्या। चलो आगे देखो और क्वेश्चन। बॉय के लिए क्या लिखोगे? ए लिखोगे। इंटेलिजेंट बॉय के लिए क्या लिखोगे? एन लिखोगे। वेरी इंटेलिजेंट बॉय के लिए क्या लिखोगे? ए लिखोगे। क्योंकि डिपेंड कर रहा है ठीक बाद वाले लेटर पर। पक्का? एकदम बेसिक की कमांड बन गई है। अच्छा, ये इजी लग रहा है आपको? मुश्किल दूं? अभी लो अभी लो, ये आ गया। जैसे मैंने आपसे पूछा, बताइए हॉर्स के साथ क्या आएगा आपके हिसाब से? हॉर्स के साथ तो आपने कहा ए। फिर मैंने पूछा आर के साथ क्या आएगा? तो ज़्यादातर बच्चे इस वाले क्वेश्चन को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं और उन्होंने पहले ही बात पढ़ रखी होती है कि आर के साथ में एन आएगा। लेकिन अगर पूछ लो तो बड़े अजीब अजीब से जवाब आते हैं। कोई कहता है एच साइलेंट है एंड ऑल दैट एंड दिस दैट। तो अगर एच साइलेंट है, लेकिन एच है तो सही, तो मुझे बताइए ये जो थ्योरी है ये फर्स्ट लेटर की होती है क्या, या फिर ये फर्स्ट साउंड की होती है? कि भाई जब आप वर्ड को पढ़ते हो तो जो पहली पहली साउंड निकल के आ रही है उस पर डिपेंड करता है या फिर फर्स्ट लेटर पे डिपेंड करता है? तो दोस्तों हो सकता है कि आपके साथ में भी किसी ने ये धोखाधड़ी की हो, क्योंकि मेरे टीचर ने मेरे साथ में तो ये धोखाधड़ी कर दी थी स्कूल में। उन्होंने कहा था फर्स्ट लेटर के हिसाब से होती है, जबकि ऐसा नहीं। ये जो डिपेंडेंस है वो फर्स्ट साउंड के हिसाब से होता है। अब फर्स्ट साउंड जो है वो देखो वॉवल की आ रही है कि नहीं आ रही है। जब आप हॉर्स पढ़ते हो तो आपकी जो फर्स्ट साउंड है वो आती है ह। ह साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट की होती है और कॉन्सोनेंट के साथ में आ जाता है ए। आवर के साथ में आप जो फर्स्ट साउंड देखते हो, आप वैसे आवर वर्ड पढ़ते हो उसको पढ़ा आर जाता है, आर सीधे, लिटरली ये प्रोनाउंसिएशन होता है इसका, ये आर वाला। बट जो भी आप इसको पढ़ो, आप स्टार्ट में तो आ ही बोल रहे हो और जो आ साउंड है वो वॉवल की होती है और वॉवल के लिए अपन को लगाना होता है एन। दैट इज हाउ इसका आंसर ए और इसका आंसर एन। तो मुझे लगता है आप में से ज्यादातर बच्चों का ही पहले से सही था। आगे की बातें देखें। मुझे बताइए ऑनेस्ट मैन वर्ड जो है उसके साथ आप क्या लगाएंगे? सर इजी है तो सर, ऑनेस्ट है ना, तो इसमें एच साइलेंट है, फिर एच साइलेंट है। अबे एच साइलेंट मत बोलो, बोलो ऑनेस्ट में ऑ है और ऑ जो साउंड होती है वो किसकी होती है? वॉवल की, और वॉवल है तो आएगा एन। हाँ सर आप समझ गए। ऑनरेबल में सर ऑ साउंड होती है इसलिए आएगा एन। इसमें बताओ जरा, इसमें सर ये क्या लिखा है? ये पढ़ो पढ़ो देखो, लिखा है ह्यूमरस गर्ल। आप जब इस वर्ड को पढ़ते हो ना तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो स्टार्टिंग की साउंड बड़ी कंफ्यूजिंग सी है, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो जो साउंड है वो ह की है। अगर ह की साउंड है तो ए आएगा, आएगा जी, समझ गए? पक्का इस वाले क्वेश्चन के लिए। अब जनरली देखो, जो मैं क्लास के अंदर देखता हूँ अपनी ऑफलाइन क्लासेस में, मुझे लगता है कि आप बच्चे भी उनके जैसे ही हैं, इसलिए आपके भी जो आंसर्स होंगे ना उन्हीं बच्चों के जैसे होंगे। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि हमें कुछ स्टूडेंट्स आप बच्चे देख रहे हैं, तो उनमें से 50% स्टूडेंट्स जो है उनका आंसर यहाँ पे होगा ए और 50% स्टूडेंट्स का आंसर होगा यहाँ पे, जो कि मैं जनरली क्लास के अंदर फिगर ये देखता हूँ। तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे भी आपका आंसर जो है वो ए और एन आएगा। अब किसका क्या है, किसका सही होता है गलत, वो अपना कॉन्ग्रेचुलेशन है या जो अपना मॉर्निंग है वो अपना वहीं कर लेना, ठीक है ना, मुझे तो यहाँ पता चलेगा नहीं। लेकिन इसका जो आंसर है ना बेटा वो ए है। अब जिन बच्चों का ये आंसर सही हो गया है उनको तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका गलत हो गया है, आप लोग सुनो बेटा, आपको जो कॉन्सेप्ट है और बेहतर तरीके से समझाता है। ये जो बात हमने कही फर्स्ट साउंड वाली, इसको जज करने का, वॉवल और कॉन्सोनेंट की साउंड को जज करने का तो सबसे बढ़िया तरीका है ना, वो एक्चुअली में इंग्लिश में है ही नहीं। आप इंग्लिश को पढ़ के, इंग्लिश की आपने जो पढ़ाई की हुई है उसको देखकर
आप ये जब बात ढंग से जज कर ही नहीं पाएंगे, आप बार बार कंफ्यूज होंगे। इसके लिए मेरे कहने पे आप एक काम कीजिए, आप उस वर्ड को हिंदी में लिखें और हिंदी की जो वर्णमाला होती है उनको यूज करते हुए लिखें। मेरे कहने का अर्थ है कि जैसे आपने कोई भी वर्ड जो है वो लिखा ही है, तो हॉर्स जो है वो हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ऐसे लिखकर आप जज करें कि हिंदी की वर्णमाला में वो जो आपके कुछ ऐसे ऊपर 5-6 लिखे होते हैं और फिर कुछ ऐसे नीचे 4-5 होते हैं, ये जो 2 ग्रुप होते हैं जिनको आपने बहुत अच्छे से नाम दिया हुआ है, इनको स्वर का और इनको व्यंजन का, ये जज कर ले बस। क्या मतलब सर? जैसे ये जज कर लें कि इसके अंदर हिंदी में इसको लिखने पे वर्ड पे, इस वर्ड को हिंदी पे लिखने पे ह आता है। ह कहाँ होता है? नीचे होता है इधर व्यंजन में। व्यंजन के लिए लगा दीजिए ए और स्वर के लिए लगा दीजिए एन। बेटा इंग्लिश में जिनको आप वोवल और कॉन्सोनेंट बोलते हो वो ये स्वर और व्यंजन ही तो होते हैं। उनको इंग्लिश में बोलने की बजाय आप हिंदी में जो है कन्वर्ट करके करोगे अगर, तो आपका एक भी क्वेश्चन ए और एन का आज के बाद कभी गलत नहीं होगा। आपको अगर थोड़ा सा भी इस चीज को चेक करना हो तो ये लो आ जाओ पीछे। कैमल है, कैसे लिखना स्टार्ट करोगे? ऐसे ही तो लिखोगे। अब 2 मात्रा 1 मात्रा चाहे कितनी लगाओ आप, तो के हिसाब से ए है। एलिफेंट लिखोगे, एलिफेंट में ए साउंड आती है, एन लिखा। बॉय लिखोगे, ब आता है, ए आएगा। कहाँ आता है आप भी जानते हो। ब जो है वो कॉन्सोनेंट में नीचे आता है ना, व्यंजन भी तो आता है। अगर व्यंजन में आता है तो उसके लिए क्या लिखोगे बताओ आप? यही लिखोगे। अच्छा, इंटेलिजेंट बॉय में ई लिखा आता है, चाहे भले ही ऊपर बिंदु लगा दो आप, फर्क नहीं पड़ता। मात्रा से फर्क नहीं पड़ता, मेन लेटर जो आ रहा है ना, फर्स्ट वर्ण जो आ रहा है उससे फर्क पड़ता है, उसके हिसाब से ए लिखोगे। वेरी के अंदर व आ रहा है, बाकी को थोड़ी पढ़ोगे, पहले वाले का। वेरी में व है, वह वो है तो उसके लिए ए आ गया। इंपॉर्टेंट में ई है, कलरफुल में क है। और अब बताओ आप, जब आप पढ़ते हो यूरोपियन, क्या पढ़ते हो? यूरोपियन, तो यू बोलते हो कि नहीं बोलते? यू में य है, ये जो य है ना, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग व्यंजन या कॉन्सोनेंट है और कंफ्यूज करता है बच्चों। आपको नहीं होना है, आपको याद रखना है। यूरोपियन अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसमें भले ही साउंड थोड़ी अटपटी सी लग रही हो, लेकिन मुझे क्लियरली पता है ये य की साउंड है और य की साउंड होती है व्यंजन की, यानी कॉन्सोनेंट की। यानी आंसर आना चाहिए क्या? जिनका सही हुआ आपको तो बेटा पहले से कॉन्ग्रेचुलेशन दे दिया मैंने। जिनका गलत हुआ है, क्या आपको मेरी बातें अच्छे से समझ में आई है? तो वीडियो को थम्स अप देना है आपको, ठीक है ना? ओके, के बाद में ये देखो, इसको पढ़ो। सर इसको भी तो यूनिट यू ही तो पढ़ रहे हैं, तो य मतलब यहाँ पे ए आ जाएगा। अच्छा, इसको याद है क्या? ये ह्यूमरस है, ये ऐसे पढ़ते हैं इसको। ह है तो ए आया, ह्यूमरस ऐसे पढ़ा जाता है इसको। यूजफुल टू में फिर से यू आया तो ए आ गया फिर से। बोलो आसानी से कर पाए क्या? पक्का बातें समझ में आ गई? मतलब अगर मैं इस टाइप के और मुश्किल क्वेश्चन आपको दूं तो आप कर डालोगे उनको? चैलेंज दे रहे हो तो मैं बताता हूँ, करना ही वाले। कुछ मुश्किल नहीं है, इजी से दिए मैंने इस बार, करके दिखाओ। बोलो क्या आंसर होगा? ए आंसर बोला है, बिल्कुल सही है, शाबाश। बोलो क्या आंसर है? एन। क्या आपका आंसर एन है? गलत है, आंसर ए होगा। क्यों सर? इसको तो हम ईयर पढ़ते हैं ना, ईयर है तो ई है, ई है तो एन आएगा। फिर आप ए क्यों बोल रहे हो? माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें गलती आपकी है ही नहीं। इसमें गलती है आपके चाचा जी, ताऊ जी, मौसी जी, मौसा जी, ये जो भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं, ये हमको 1 जनवरी को मैसेज भेजते हैं, बढ़िया सा ऐसे पूछो, कुछ बैकग्राउंड सा होता है पोस्ट में, हिंदी में लिखा होता है हैप्पी न्यू। वाह, कुछ लोग तो वीडियो भेजते हैं, वीडियो के अंदर ऐसे यूं चांद तारे और ऐसे यूं निकल के आ रहे होते हैं, बहुत एकदम बिल्कुल मनोरम दृश्य बना देते हैं वो एकदम जोरदार सा। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगली बार कोई आपको ये मैसेज भेजे तो उनको बोलना कि कृपया मुझे ये वाला मैसेज ना भेजें,
मेरा नया कान नहीं निकला है। तो आप यहाँ पे सोचेंगे सर ये क्या बात हुई, कान ना निकलने की बात का मतलब क्या है। मेरा यहाँ कान नहीं निकला है मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेटा इस ईयर को तो ईयर यानी कान ही कहा जाता है। ये जो ईयर है ना ये तो कान को ही कहते हैं। इस भाई को ईयर पढ़ते हैं, ईयर क्या पढ़ते हैं बेटा इसको, ईयर। अच्छा इसको ईयर पढ़ते हैं, हाँ तो ईयर पढ़ा जाता है। अब ओवर द टाइम हैप्पी न्यू ईयर फ्रेज के अंदर इसको इतनी बार यूज कर लिया गया है और बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है आज भी कि अपन जब इसको बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, ये आ ही जाता है। हैप्पी न्यू ईयर बोलने के बजाय हम हैप्पी न्यू ईयर बोल ही देते हैं। देखो साथ में आ जाता है वो साउंड। ये वर्ड्स के साउंड जब एंडिंग वाले और स्टार्ट वाले मैच करते हैं ना तो वहाँ पे ये वाली दिक्कत आ ही जाती है। और जब इस प्रकार की दिक्कत आती है बच्चा कंफ्यूज और इस चक्कर में वो गलत प्रोनाउंसिएशन से याद कर लेता है। लेकिन कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई, हटाओ, कोई बात नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, अब याद रखना ये ईयर होता है। क्या होता है, ईयर। अगर ईयर होता है तब तो जान गए ना बेटा, ये आ जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है इस बात में। इतनी सी बात समझ, आई होप ये आपको समझ में आया होगा और ये बात आप याद रखें। देखिए इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल सी बात है। हर देश मतलब हर देश के अलग अलग हिस्सों में ना डायलेक्ट की प्रॉब्लम होती है बेटा। डायलेक्ट की प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, हर जगह पे कुछ लोग कुछ शब्दों को गलत तरीके से बोलते हैं। जैसे ये ईयर को ईयर पढ़ लेते हैं कुछ लोग, है ना। ये बहुत फर्क पड़ता है कि आपकी एजुकेशन जो है वो किस जगह हुई है, इस बात में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसमें वापसी नहीं कर सकते, वापसी बड़े आराम से कर सकते हैं। हर जगह आप देखेंगे बिहार के अंदर एक चीज़ देखी जाती है कि वहाँ पे आधा स जो है, आधा स जो बोलने वाले जो वर्ड्स होते हैं, जो जितने भी, उनको वो लोग प्रोनाउंशिएट करते हैं। जब प्रोनाउंस करते हैं सॉरी, तो वो अ के साथ बोलते हैं। मतलब वो लोग स्नातक शब्द को, आप देखिएगा उनको, वो बोलेंगे अस्नातक। अब यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। अगर स्नातक इंग्लिश का कोई वर्ड होता तो उसके अंदर आना ए चाहिए था, बट वो तो अस्नातक पढ़ते हैं इसलिए वो एन पढ़ लगाते हैं क्योंकि अ साउंड आ गया। ऐसे ही जैसे अपना एक लेटर होता है एम, अपन कैसे पढ़ते हैं इसको, एम। अभी देखो आप सभी लोग इसको एम पढ़ते हैं, लेकिन आप ये बात मानेंगे कि आउटसाइड में कुछ लोग आज भी तो यम पढ़ते हैं। यम, यम भी है, यम में, है ना। तो ये जो यम उनका पढ़ना है वो तो इस तरह के लेटर के साथ में ए लिया आएगा, जबकि आना एन चाहिए। तो ये डायलेक्ट की जो प्रॉब्लम है के कारण कई बार क्या बच्चे गलतियां करते हैं, उसके लिए सही प्रोनाउंसिएशन आना जरूरी है। बट कोई बात नहीं, आपको नहीं आता है तो ऐसे जो वर्ड्स हैं जिनके साथ प्रॉब्लम होती है वो मैं सारे लेके आया हूँ आपके लिए, छोड़ा मैंने एक भी नहीं है। सारे वर्ड्स इंक्लूडेड हैं, एक जगह भी आपसे इसमें गलती होने की गुंजाइश नहीं है, ठीक है ना। चलो आओ देखो, जैसे अब यही कुछ क्वेश्चन है। वन आइड मैन, थोड़ा सा दिमाग को शांत करके आराम से सोचिए, इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे। ऐसे ही तो लिखोगे, बताओ यहाँ क्या लिखा है। मेरा मानना है यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे जो फर्स्ट लेटर वाली थ्योरी में बिलीव करते हैं वो अभी भी बोल रहे होंगे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए, कुछ बच्चे सोचेंगे। लेकिन यहाँ पे बेटा ए आएगा क्योंकि आप वन बोल रहे हैं तो वो लिखा है, वो लिखा है तो फिर ए होना चाहिए। वो बात समझ में आई होगी आप लोगों को, ठीक है ना। इसीलिए इधर भी क्या आएगा, यही आएगा। कुछ बच्चों को एन लगेगा यहाँ पे, लेकिन एन बिल्कुल नहीं आएगा। याद कर लीजिए, ओ से स्टार्ट हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओ से स्टार्ट हो रहा है। से स्टार्ट होने वाली बात को बिल्कुल भूल जाओ, आप इरेज कर दो। तो दिमाग में यही आ गया तब करोगे तो करोगे क्या। इसमें क्या लिखे बताओ, ये लिखा हुआ है MBA। आप इसको MBA ही तो पढ़ते हो, अरे आप इसको मबा पढ़ते होगे, मबा, ये मबा लिखा हुआ है। नहीं भाई साहब, तो MBA पढ़ा जाता है। और जब आप इसको MBA पढ़ोगे तो यहाँ ए देखोगे, यहाँ ए देखोगे तो यहाँ एन लगाओ। चलो बात समझ में आ गई नहीं। ऐसा ही एग्जाम्पल कई बार देखने को मिलता है, ये वाला, है ना। कुछ बच्चे MA का कोर्स करते हैं, तो बताइए इससे पहले मैं ए लिखूं कि एन लिखूं, क्या लिखूं, ए लिखूं कि एन। ए लिखा है भाई, ये क्या लिखा है यहाँ पे, MA लिखा है क्या माँ लिखा है। अगर माँ लिखा है तो ए लगा दो। अरे माँ में ए छोटा होगा यार, है ना। माई फ्रेंड इज अ माँ, ऐसे थोड़ी बोलते हैं।
माई फ्रेंड इज एन एम ए, माई फ्रेंड इज एन एम ए। कोई दोस्त आपका लड़का है मान लो, तो ऐसे बोलोगे क्या? बेचारा ने एमए की डिग्री की, तुमने कमाई बना दिया। चलो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। यहाँ पे लिखा हुआ है एमपी। अब एमपी के हिसाब से, एमपी के हिसाब से आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? एमपी के हिसाब से पे क्या लिखें? एन लिखेंगे। वही बात सेम, एम पढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, एक बार मैंने क्लास के अंदर ये वाली चीज़ पढ़ाई तो अच्छे अच्छे आंसर दे रहे थे सारे, उनको समझ में भी आ रहा था। जितना मैं आपको पढ़ा चुका हूँ उतना ही मैंने ये सारी बातें जो है पूरी अच्छे से समझा दी थी सभी बच्चों को। मैं पूछ रहा था तो एक बच्चे ने ऐसे जवाब दिया, वो थोड़ा पीछे साइड में बैठा हुआ था, मुझे लगा ये कम ध्यान देता है लेकिन अच्छे जवाब दे रहा है। मैंने कहा चलो इससे कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा लेते हैं कि बताओ एमए, एमबीए से पहले, एमए से पहले, एमपी से पहले आपने एन क्यों लगाया? तो भाई का जवाब देखो आप, शानदार जवाब। बोलता पर जो ये छोटे छोटे होते हैं ना, 1-2 लेटर छोटे, उनके साथ एन आता है, और जो बड़े वाले होते हैं उनके साथ में ए आता है। जैसे आप शॉक हो गए वैसे मैं भी हो गया था। मैंने कहा ये क्या बोल दिया? मैंने कहा कि जैसे एमपी है उससे पहले क्या आएगा? कहता एन। मैंने कहा जैसे इसी एमपी को मैंने फुल फॉर्म में लिख दिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो अब क्या आएगा? कहता ए। मैंने कहा जवाब तो सही है लेकिन क्यों? कहता सर ये छोटे छोटे हैं, ये बड़े बड़े। मतलब वो पूरी बात जो पीछे मैंने पढ़ाई, प्रोनाउंसिएशन, ये वो भाई को सब भूल गया, अलग ही चल रहा है। तो मेरे दोस्त ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉन्सेप्ट के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है प्रोनाउंसिएशन में जो फर्स्ट साउंड आती है, पहली साउंड, उसके हिसाब से यहाँ पे एन या ए लगाया। यहाँ पे एन लिखा है, वहाँ ए आया है। प्रोनाउंसिएशन मेंबर में म है, मेंबर म आ गया अगर तो ए लगेगा। एमपी में एम जब पढ़ते हो तो पहली साउंड ए आती है, म थोड़ी आ रहा, ए साउंड है इसलिए एन आया। एट द सेम टाइम आईएएस की अगर आप बात करोगे तो आईएएस के लिए आपको क्या करना होगा? यहाँ पे एन। आईएएस के लिए आपको क्या करना होगा जी? एन लगाना होगा। तो वही बात, क्योंकि आ है साउंड इसमें। अच्छा, मैंने उस बच्चे से पूछा बताओ आईएएस से पहले क्या आएगा? बोलता एन। मैंने कहा आरएस से पहले क्या आएगा? कहता एन। अच्छा, मैंने कहा डीआईजी से पहले क्या आएगा? कहता एन। मैंने कहा क्यों? कहता सर छोटे छोटे। चुप रहे, क्या छोटे छोटे? क्या छोटे छोटे बताइए? अरे पागल, इसके अंदर डीआईजी में डी बोलते हैं तो ड है, अगर ड है ना यहाँ क्या आएगा? ए आएगा। कोई कॉन्सेप्ट नहीं भाइयों ऐसा छोटे छोटे वाला। तो आप भी कृपया करके याद ना रखें। याद तो रहेगा आपको लेकिन गलत होता है, ये बात याद रखना। चलो, इसके अलावा जीआईएफ ऐसा ही एक एग्जाम्पल है। आप देखो इसको, आप जीआईएफ पढ़ोगे तो जी बोलोगे पहले, जी में ज है, कॉन्सोनेंट है इसलिए ए आएगा। ठीक है, आरएस के अंदर आर बोलोगे, आर में आ है, आर के लिए एन आएगा। ये 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं क्योंकि इनके प्रोनाउंसिएशन थोड़े से अटपटे होते हैं। अगर ए और एन का सवाल पूछा जाए तो बेटा ये जो शब्द है इसको पढ़ते हैं एयर। बिल्कुल हवा वाला जो एयर होता है वैसा प्रोनाउंसिएशन है इस वाले वर्ड का। ठीक है जी, तो इसलिए इसके साथ में एन आएगा। ए मत लगाना, ए लगा हुआ वो देंगे, ए लगा के आपको देंगे कि लो आओ आओ। हाँ, अपन को ये वाला काम नहीं करना है, जाके सिंग मत मार देना, इसमें तो मारना है। मतलब इसको बेटा वी और व्यू पढ़ते हैं। प्रोनाउंसिएशन वी भी देखा जाता है, व्यू भी देखा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में वो आ रहा है तो अपना आंसर रहेगा ए। और मुझे पता है ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे इसको ईव पढ़ के एन लगाने वाले थे। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे इसको ईव पढ़ के एन लगाने वाले थे। ये गलती आपको नहीं करनी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आर्टिकल्स की पहली क्लास में बच्चों इतना ही। आज मैंने आपको इसके बेसिक्स को पढ़ाया है और कुछ रूल्स मैंने आपको पढ़ाने स्टार्ट कर दी हैं। आज जो हमने 3-4 रूल्स पढ़े हैं, मैं चाहूँगा कि अगली क्लास को देखने से पहले आप जरूर एक बार इन सभी रूल्स को बढ़िया से रिवाइज करें, अपने दिमाग में याद करके रखने की कोशिश करें, और उसके बाद आइए हम आगे के रूल्स को पढ़ेंगे अगले लेक्चर में और दमदार तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।